अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। फुरकान बॉबी हमारे साथ हैं, ज़रा इनसे तो हेलो हाय कर लें। कैसे हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ओह सॉरी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक भाई। कल शाम को कल शाम से ही मैसेजेस की एक बौछार हो गई, जिसमें सारे ही लोगों ने ये मैसेजेस जो है किए हुए थे कि भाई मुझे माफ़ कर दें यार, माफ़ कर दें, शब रात आ गई, मुझसे कोई अगर गलती हुई हो अनजाने में तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ कर देता हूँ। ये एक फॉरवर्ड मैसेज जो है ना, वो तकरीबन एक ही मैसेज मैंने देखा कि ये सेम स्क्रिप्ट के साथ सारे ही लोग मुझे मैसेज किए जा रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग मैसेज भी था। कराची और उसके मज़ाफ़ात में माफ़ी मांगने का वक्त हुआ चाहता है। गिरदो रमा में रहने वाले हजरात अपने मुकामी वक्त के मुताबिक माफ़ी मांगे और कल से फिर वही सिलसिला जारी रखें। एग्जैक्टली अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें ये मैसेज मतलब SMS या व्हाट्सएप मैसेज या कोई फॉरवर्ड मैसेज ना होता, तो अगर बाकायदा तौर पे आप इसको एक कार्ड के ऊपर आप लिखते हैं, पुराने दौर में चले जाते हैं ना अचानक हम, तो अगर कार्ड के ऊपर लिख के एक आपको पता होता कि ये आपने इस जगह भेजना है, इन साहब से मुझे माफ़ी मांगनी है, एक मेहनत के साथ भेजा होता है, शायद उसका हम थोड़ा सा यकीन कर लेते। वैसे वो भी ज़रा इंटरेस्टिंग ही होते हैं। हमारे पंजाबियों के मैसेज बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मसलन बारी बरसी खटड़ियां ते खट के लियांदी काफ़ी, भा मैनू दे दे माफ़ी। अच्छा, तो खैर ये जो भी थे मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस आए और हमने अब फॉरवर्ड मैसेज थे, शायद किसी ने दिल से ही भेजा हो, मगर मैंने तो माफ़ किया सबको, और मुझसे अगर कोई जाने अनजाने में गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग इन बरक़ी पैगामात के ज़रिए तो माफ़ी मांग लेते हैं, मगर इससे बेहतर ये है कि आप दिल से किसी को माफ़ कर दें। और अगर वाकई आपको लगता है कि किसी शख्स से आपने ज़्यादती की है या जाने अनजाने में कुछ गलती हुई है आपसे, तो उसे फ़ोन करके, फ़ोन आपके पास है, जाना पड़ता नहीं है आपको, कौन सा मतलब कोई इतने मीलों दूर जाना है या घंटों लगने हैं आपके, सिर्फ एक फ़ोन उठाएं, अपना नंबर मिलाएं, उसे फ़ोन करें, उसे वो याद करवाएं कि यार ये फ़लानी बात थी, वो उस दिन ऐसा हुआ था, उसमें जो है वो मुझसे जानबूझ के हुआ था, या मेरा ऐसा मकसद नहीं था, या मुझे लगा कि आप थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं तो आप मुझे माफ़ कर दें। ये है बात। तो तक आप ज़रा डायरेक्टली सामने आके उससे माफ़ी मांगें, और अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ गलत किया था तो उसे फ़ोन करके उसे कहें कि यार मुझे उस वक्त बुरा फील हुआ था, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। ये तरीका है। ये बरक़ी मैसेजेस पैगामात जो है ये किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, और इनसे हमें जो है वो थोड़ा सा ये सहूलत है हमारी, बहुत सी जगहों पे हमें सहूलत है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो असल खूबसूरती है चीज़ों की, हम उनसे हाथ धो बैठे, है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही है। असल बात आपको बहुत मैसेज आते हैं वैसे, यार माफ़ी चाहता हूँ मैं, माफ़ी मांग ले, आज भी मांग ही ले। मैं माफ़ी मांग नहीं रहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। बहुत मैसेज करते हैं आप। नहीं, मैंने कभी वैसे इतने मैसेजेस आपको किए नहीं है। नहीं, आप बहुत फॉरवर्ड मैसेज करते हैं, पर इतनी सारी वीडियोस और ऑडियोज भेजते हैं आप। सर वो उस पर लिखा होता है आगे फॉरवर्ड करें। चले जनाब, सही है। वैसे फ़ोन पे और सोशल मीडिया पे एक्चुअली बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी हैं, आपको सीखने के और तफरीह के बहुत सारे मौक़े यहाँ पे मौजूद होते हैं। आप मतलब पहले बड़ा एक मुश्किल हो जाता था एक पैगाम को या एक ख़बर को सारी दुनिया तक एक ही वक्त में बैठे बैठे पहुँचा देना, मगर अभी बहुत कुछ आसान हो गया हुआ। वो उसकी आसानी ने सिर्फ ये किया है कि जो किसी एक चीज़ को या किसी एक पैगाम को पहुंचाने तक पहले हमारे साथ ना जज्बात बहुत ज़्यादा होते थे, हम जज्बात और एहसासात के साथ किसी तक पैगाम पहुंचाते थे। आज ज़रा ये ख़त्म हो गए, आज सिर्फ एक ये सेंड करना है और सब कुछ एंड करना है, बस यही है जनाब। वही भाई, खैर जनाब, आज हमने प्रोग्राम को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया, और इसमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आर्ट के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त से गेस्ट मौजूद होंगे, जिनसे हम कुछ आर्ट थिएटर के हवाले से गपशप करेंगे। कोई मज़ेदार सी चीज़ लेके आए हुए हैं, बड़े टैलेंटेड और एनर्जेटिक गेस्ट हैं हमारे साथ।
मगर अगर टैलेंट और एनर्जी की बात करें तो ये मौसूफ मेरे साथ पाए जा रहे हैं इस वक्त, ये भाईजान जो हैं, इनकी आवाज़ के बगैर हम कैसे शो को बाकायदा शुरू कर सकते हैं। तो बोए भाई सर ज़रा आर्ट की बात हो रही है तो मेरा ख्याल है, और थोड़ा सा हमने आपको पता है कि सूफ़ी म्यूज़िक की तरफ भी आते हैं, तो क्या कोई हज़रत अमीर गठजोड़ खुसरो किया? रहमतुल्लाह अलैह अरे क्या का बात। कलाम हाँ, पेश करता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। ये मेरा पसंदीदा वाला तो नहीं है कहीं? बिल्कुल वही है। मैं बैठ के देखूंगा, सुनूंगा बिल्कुल ज़रूर, सुकून से। जनाब छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, 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 अपनी सी कर ली रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, नैना 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 तो से नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना। प्रेम भट्टी का मधुआ पिलाई के, प्रेम घटी का मधुआ पिलाई के, मधुआ पिलाई के, मधुआ पिलाई के, अपने रंग रंग दी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, 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 छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना। क्या बात है जनाब, क्या बात है बॉय भाई, जिंदाबाद। मज़ा आ गया वाकई। ये जो बॉय भाई के में आज एक ख़ास एनर्जी है ना, ज़रा इस बारे में मैं वक्फे में पूछूंगा, अगर उन्होंने बता दिया जिसके चांसेस बहुत कम है तो मैं आप दोस्तों को ज़रूर बताऊंगा। अच्छा जनाब, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने मेहमानों को जो है वो यहाँ पे बिठाना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेहमानों को ज़रा मैं चेक करूँ किधर रह गई हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब और बात करते हैं थिएटर और आर्ट के ऊपर। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आर्ट और थिएटर के हवाले से बात करने वाले हैं। थिएटर के बारे में कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि तारीख़ इंसानी में सबसे पहली दफ़ा थिएटर कब हुआ है। जितनी भी तारीख़ें हैं उनमें, मतलब डेट्स नहीं, जितनी भी हिस्ट्रीज़ हैं उनमें, चाहे वो जापानी हो, रूमी हो, यूनानी हो, अफ्रीकी हो या कोई भी तारीख़ हो, उसमें कोई भी एक सही वक्त जो है वो नहीं नज़र आता कि ये थिएटर का आगाज़ कब से हुआ है। मगर मज़े की बात ये है कि हर तारीख़ में थिएटर ज़रूर है। थिएटर आर्ट की एक ऐसी फॉर्म है जिसने हमेशा से तालीम और तफरीह मुहैया की है। अभी हमारे इस खित्ते में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे
बादशाहों के ज़ेरे साया थिएटर्स हुआ करते थे, जिसमें एक जितने अवाम हुआ करते, जो रियाया होती थी, उनको तालीम दी जाती थी और उनको एंटरटेन भी किया जाता था। ये बड़ा एक बेहतरीन तरीका है, किसी को भी आप एंटरटेनमेंट के ज़रिए आप कुछ भी सिखा सकते हैं, आप इस्लाह कर सकते हैं, आप तस्हीह कर सकते हैं बहुत सी जगहों पे। आपको याद होगा कि जब भी आपके स्कूल में, कॉलेज में जो हमारे जो फेवरेट टीचर होते थे, वो फेवरेट सिर्फ इसलिए होते थे कि वो उनकी क्लास में हम बोर नहीं होते थे। हमें ना कुछ एंटरटेनमेंट साथ जो है ना वो जुड़ी रहती थी, वो किसी बात पे हंसा देते थे या कोई मतलब कोई ऐसा एक इंटरेस्टिंग सा पहलू लेके आते थे कि हम सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। और एक्चुअली वो हमें किस्से या कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं आया करते थे टीचर हमारे, वो हमें कुछ सिखाने और पढ़ाने के लिए आते थे। मगर उनका तरीका जो तरीका था, वो तरीका होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं यार ये हमारे फेवरेट टीचर हैं। तो बस इसी मतलब स्ट्रेटजी को बेहतरीन तरीके से और सही तरीके से जब अपनाते हैं ना, तो जनाब वो फिर एक थिएटर की शक्ल निकलती है, जिसमें आप लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं, आप उन्हें मजबूर करते हैं कि भाई आपने चुप करके बैठ जाना है 2-2.5 घंटे जितनी देर का शो है, और आपका इंटरेस्ट उन्होंने इतना बना देना कि आपने उनको देखना है, आपने महसूस होना है, और एक्चुअली कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है ना वो आपने लेके उठना है और उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है। आपने जो मौजूदा ज़िंदगी में परेशानियों का एक राब्ता है वो आपने तोड़ना है। यही सारा मकसद है थिएटर का। और ये बड़े अजीम लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं थिएटर के हवाले से, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी थिएटर में इस वक्त जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, उनको मेरा सलाम है, क्योंकि पाकिस्तान में थिएटर इस वक्त वो शायद बाहर के ममालिक की तरह या बड़े बड़े ममालिक के थिएटर की तरह, या उन ममालिक जहाँ पे आर्ट की बड़ी एक कदर की जाती है और वहाँ पे जो थिएटर होता है उसके मुकाबले में बहुत एक अभी एक इब्तदाई हैसियत में, क्योंकि ये थिएटर आहिस्ता हम लोगों ने बस किसी वजह से यहाँ पे कम हो गया था, और इस वक्त दोबारा जो है ना वो भी ग्रो कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा, जब कोई चीज़ ग्रो कर रही होती है उसमें अभी इब्तदाई स्टेज पे होती है तो इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं होता है। तो ये जो हमारे मेहमान हैं और जितने भी लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं, ये वाकई फ़न की खिदमत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद है एक बड़े ही एक हैंडसम एक थिएटर के फ़नकार हैं, जिन्होंने एक फिल्म में भी काम किया हुआ है। नाम इनका है बिलाल यूसुफ ज़ई। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। इतने हाइप वाला आपने इंट्रोडक्शन कराया है ना। नहीं, वो मैंने लोगों में ना इधर अचानक मैंने कहा वो अंदाज़ा लगा लें कि इतने बड़े नाम के बाद कोई 50-60 साल का एक बंदा निकलेगा। नौजवान निकला है। क्या बात है। ओके, हमारे साथ आज जो दूसरी मेहमान है हमारी, ये भी थिएटर की अदाकारा हैं, नाजिश फेरोज। आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सोच बहुत मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं। ओके गुड। मेहनती लोग हैं, इसका मतलब अपने आप को मेहनती का। अच्छा, हमारे तीसरे मेहमान ये तकरीबन, अच्छा इनको मैंने खुद भी थिएटर पे परफॉर्म करते देखा है। बहुत अच्छी एक्टिंग, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वाकई बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और कमाल के आदमी। ये मीर असलम लाशारी हमारे साथ। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दोस्त? मैं हमेशा की तरह अच्छा। आपका नाम भी जो है ना वो इनके नाम से कोई छोटा नहीं है, वो सही। सर आपने मेरा पूरा नाम तो बोला ही नहीं। मेरा पूरा नाम है मोहम्मद बिलाल इब्राहिम खान यूसुफ ज़ई। आप बताएं। देखें 4 बंदे तो घर छोड़ के आए। ठीक था। जो इन्होंने कहा वो ठीक था। यार आपको पता है मैं नाम के 7 मंजिला नाम। अच्छा जनाब, आपका आजकल जो है प्ले वो स्टार्ट हो चुका है? जी बिल्कुल, शादी मुबारक के नाम से प्ले है, जो कि इंशाल्लाह अभी परफॉर्म होगा 4, 5 और 6 मई को आर्ट्स काउंसिल का। रिहर्सल चल रही है इसमें। रिहर्सल चल रही है। मुझे बड़ा एतराज़ है आपके जो प्ले है इसके नाम से। वजह लोग यहाँ पे मॉर्निंग शोज में शादियों से तंग है, आपने थिएटर में भी शादी लगे यार। असल में ये सब कहने की बात है, शादी से कोई तंग नहीं है। नहीं ऐसा लगा। आप शादी हुई? इंसान हर आपकी शादी हुई? हो जाएगी, इसीलिए खुश हूं। आपसे फिर हम बयान लेंगे। हाँ शादी से कहते हैं ना कि शादी ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछता है, ना खाए वो भी पछता है। वी होप के इसीलिए सब आएंगे। वैसे आप क्या प्रेफर करेंगे, अगर आपको पछताना पड़े तो खा के पछताएंगे या बिल्कुल ना खा के, क्योंकि मैंने अब तक नहीं खाया तो मैं यही ऑप्शन दूंगी कि मैं खा के पछताऊंगी। बिलाल आपकी शादी हुई है? मेरी तकरीबन
माशाल्लाह। होते होते रह गई। अच्छा रह बस गई। शादी हो रही थी, आंख खुल गई उसकी, बस रह गया काम। शादी हो रही थी, थिएटर आ गया। शादी हो रही थी, थिएटर आ गया, इन्होंने कहा चले थिएटर थिएटर को कर टाइम लेते हैं, दूंगा, शादी शादी तो को बाद में भी हो जाएगी। अच्छा तो ठीक है, शादी होते होते आपकी रह गई, मगर पछता लिया है कि पछताना है? नहीं, अभी तो बहुत पछताना है। अभी तो जी भर के पछताना है। अच्छा जी, क्या है ये शादी मुबारक, ये जो आप प्ले है, इसमें एक्चुअली किस चीज़ को हाईलाइट किया गया? थोड़ा सा हमें ज़रा बताएंगे तो मज़ा आएगा ना। शादी मुबारक में एक तो सबसे पहले तो नाम जैसा है शादी, तो शादी को हाईलाइट किया है। अच्छा, शादी के साथ साथ उसके जो मसले मसाइल होते हैं, रिश्तेदारों के मसले मसाइल होते हैं। सबसे पहले तो आपको फुप्पो का जवाब देना पड़ता है, शादी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं कर रहे हो। तो फुप्पो का अलग मसले हैं, चाचा के अलग मसले, मामा के अलग मसले, नाना के अलग मसले। तो वो सारे मसले मसाइल जो शादी के साथ आ जाते हैं, उन सबको हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन एक लाइट हार्टेड मूड में। ये तो है भाई। शादियों में वैसे पंजाब में कौन कौन से मसले होते हैं, जरा ये बताइएगा। कोई एक मसला हो तो थोड़ा सा बता। अच्छा खासा मसला एक तो ये होता है, उन्होंने सानू अपने ब्याह ते नहीं सी बुलाया, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं बुलाना सी। एग्जैक्टली। आपने कोई मनो सलवा भी ला के सर्व कर देना, तो इन्होंने कहना था खाना तो चंगा सी शक्लां वेखियां सी इन्हां दियां। कहीं खाना खा पी के बोलेंगे नमक ज्यादा थी। हाँ, एक और वाकया ना, वो खाना पीने, वो पंजाब में रस्म है, खाना खाने के बाद जो है ना, वो उसको न्योंदर कहते हैं बॉबी भाई। न्योंदरा? हाँ, न्योंदरा कहते हैं ना। तो वो अब वो जब खाना खा लिया, सलामी होती है। हाँ, वो जब खाना वाना खा लिया तो एक बंदा जिसको पैसे नहीं देने थे, वो छत पे चढ़ गया, छत पे नाचने लग गया। नीचे बैठे बंदे ने कहा कौन हो तुसी? कहता आज जैसी कौन हो गए, चलो बेटा चलिए। अच्छा, ये मसला सिर्फ पंजाब का नहीं है, अच्छा। ये पूरे पाकिस्तान का है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जरा शुक्र है बच गए, हम समझ रहे थे हम ही नंबर 1 है इस मामले में। अच्छा, यहाँ पे शादियों में वैसे अमूमन क्या होते हैं, किस किस्म के मसाइल होते हैं? जो इन्होंने बताया, मतलब ये चीज़ें होती हैं कि खाने पीने में यार इतना कुछ कर लिया, थोड़ा सा और हो जाता, हमें बुला लिया, हमारी फैमिली को और बुला ले, तो मतलब शिकायतें तो हर तरीके अच्छा की भाई, रहती हैं। खाना कहीं भी हो, पंजाब में चल रहा हो, सिंध में चल रहा हो, कहीं भी चल रहा हो, वो औरतें जो बड़ी सोबर सोफिस्टिकेटेड बनी होती है, जब खाने की बारी आती है ना, बच्चे फेंक देती हैं अपने। बच्चे फेंक देती हैं। और अगर किसी ने कोई 1000 रुपया जो है ना वो सलामी देनी हो किसी को, तो उस चक्कर में जो है ना कोई 15 फैमिली मेंबर ले आते हैं कि भाई पैसे देने हैं, आखिर क्या, चलो चलो खा के जाएंगे। पैसे वसूल कर। अच्छा, और उसके साथ ये भी है ना कि आप किसी की शादी पे गए, आपके नखरे भी उतने ही बढ़ गए। चाय नहीं चाहिए, कश्मीरी चाय चाहिए। हाँ। यार क्या है कश्मीरी चाय से? कश्मीरी चाय वाली शादियाँ कहाँ होती हैं? एक और भी बात है वैसे, गुफ्तगू में बड़ा फर्क नजर आ जाता है खाना खोलने से पहले और खाने के बाद। अच्छी खासी गुफ्तगू हो रही थी। एक्चुअली आई बाय दिस बैग फ्रॉम द लंदन एंड एक्चुअली पता नहीं दही रुंड अचानक कैसे हो जाता बाद में तो। खैर जनाब, ये जो पैसे पूरे करने वाली बात होती है ना, इसकी वजह से बहुत सारा खाना ज़ाया होता है, आपको पता है। सिर्फ हम लोग ये करते हैं कि एक दफ़ा ही बस खाना डाल लें, बाद में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये पता नहीं दुनिया का आखिरी खाना जो हम खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोचे हो रही होती हैं। और इतनी इतनी प्लेट्स के ऊपर जो है ना वो कौन से कराक्रम सिलसिले की पहाड़ियाँ बनी होती हैं, और वो उसी तरह के हम बचा के आ जाते हैं। तो खाना जो है ना वेस्ट होना सबसे बुरी बात ये है। बाकी तो आपके अपने मामलात हैं, अपनी अपनी सोच है। शादी वैसे हमारे यहाँ बड़ी तैयारी करते हैं शादी की ना, हमें ख़वातीन हमारी वो कोई 3-3 महीने पहले से शादी की तैयारियां करना शुरू हो जाती है। साल पहले से स्टार्ट हो जाती है। 3 महीने नहीं, बच्चे की पैदाइश होती है वो स्टार्ट कर लेते हैं। दहेज से शुरू हो जाता है। लड़की का तो खास कर दहेज बनना, ये चप्पलें शादी में पहनेगी, ये कपड़े शादी में पहनेगी, कोई भी चीज नहीं आनी है रख दो, बेटी की दहेज में जाएगा। ये तो बचपन से शुरू हो जाता है। ये तो है। और दूल्हे का ये होता है जैसे कुर्बानी का बकरा, 1 महीने पहले उसको 4 लोग लेके घूमना शुरू हो जाते हैं कि आज उधर घुमा के लाएं, उधर घुमा के लाएं। दावत भी खिला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं। ख़ास तौर पे जो अक्सर ऐसा होता है कि उसके दोस्त जो है मोहल्ले के नाई के पास ले जाते हैं, वो रगड़ के डबल ब्लेड से उसकी शेव करता है, लाल सा रंग करता है, उसके कहता है चल भी तैयार है अब। शादी वाले दिन पता नहीं लगता दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है। हाँ, अक्सर ऐसा होता दूल्हा ज्यादा हाँ बेचारा प्यारा लग रहा होता है। हाँ, ये जो प्यारा था ना, ये सवाल था। अच्छा जी, आप शादी से पहले कितनी देर पहले तैयारी करती हैं? तकरीबन हमारे यहाँ ये होता है कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल यही होता है, 1 साल मतलब पहले। तकरीबन। हाँ, 1 साल। ठीक है। आज तक सबसे ज़्यादा खुशी किसकी शादी की हुई है?
मुझे इंशाल्लाह मुझे अपनी ये शादी play की में जो शादी होगी, हो रही है उसकी खुशी। मुझे अपनी शादी की होगी आफ्टर दिस प्ले, अच्छा नहीं अच्छा अपनी शादी की खुशी होगी होगी, उसके अलावा किसी की कोई खुशी नहीं होगी। आफ्टर दिस प्ले। ये देखें, अच्छा इस प्ले के फौरन बाद आपकी शादी? नहीं मतलब इस प्ले की मुझे तैयारी का सबसे मौका दें ज्यादा यार। खुशी है, इस प्ले की सबसे ज्यादा खुशी है, उसके बाद मेरी शादी। ये इन्हीं की स्टोरी है, बायोपिक बना रहे हैं हम इन पे। इन्हीं की स्टोरी। अच्छा आई एम द वन, या थैंक यू। अच्छा जी, ये है शादी से जुड़ी हुई एक कहानी है जिसमें अभी तक पता चला कि शादी में जो रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों और जो करीबी लोगों की वजह से जो एक मसला एक पैदा हो जाता है, उसको कैसे आपने कंट्रोल किया हुआ? ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें उन मसाइल का कोई हल भी पेश किया गया? हाँ, हल तो ज़रूरी है। हमारे तो मुल्क का मसला ये है कि हम मसले बड़े उठाते हैं, हल नहीं बताते। तो हल भी हैं इसके अंदर। अच्छा। और बाकायदा किसानों वाले हल हैं, किसानों वाले बड़े हल। अच्छा, आपने फुफी का जिक्र क्यों किया था वैसे भाई? बाकी ये आपको लगता है कि सारी फसाद की जड़ फुफो होती है खानदान में? असल में फूफी जो है ना वो क्योंकि ऐसा किरदार है कि जिस पे आप कुछ कह नहीं सकते ना, अच्छा तो फुफियाँ जो है और माशाल्लाह हर खानदान में बड़ी कसीर तादाद में पाई जाती है। तो वो एक ऐसा फुफी अपने आप में एक तबका है, बेसिकली ये एक रिश्ता नहीं, एक तबका है जो कि आदमियों में भी फुफियाँ होती हैं। हाँ ठीक है नहीं, ये इस बात को मैं एक्सप्लेन कर, आदमियों में फुफियाँ कैसी होती हैं? आदमी में वो वाली फुफियाँ होती हैं जो कोई काम ना हो रहा ना तू फुफी लगनी। नहीं यार, वो मामे सुने मैंने, वो तू मामा लगना है। नहीं वो आजकल चेंज हो गया ना, थोड़ा मॉडर्न ट्रेंड आ गया। ठीक है, वो फुफी कुटन भी तो होती है ना, हाँ, नहीं वो फप्पे कुटनी वो पहले होती सी। यार वैसे फप्पे कुटनी क्या होती है, आप बताएंगी राजी जी? देखिए जो इतने अच्छे जो अल्फाज हैं, ये मैं आज पहली बार सुन रही हूँ। खुदा का वास्ता है राजी, सीरियसली कैमरे के वो ये सामने दोनों झूठ बोल रही बताएंगे। हैं। कैमरा बंद है, बोल दो। 2 दिन पहले ही कानों से रुई निकाली है, तो जो हम कह रहे हैं ये सब पहली बार सुन रही है। इन्हें सब पता है, ये बताएंगे आपको। चलो ठीक है, इस वक्त मीर असलम बताएंगे फप्पे कुटनी क्या होती है? फप्पे कुटनी बेसिकली होती है हर जिस उसके अंदर के मतलब उसको, वैसे हम फप्पे कुटनी डिस्कस क्यों कर रहे हैं? वैसे discuss वैसे ही जनरल नॉलेज, हाँ, general knowledge। बशर्तिया लोगों का देखिए सवाल। ना, नाजिश को पता चल जाएगा और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता चल अच्छा जाएगा। मैं गेस कर सकती हूँ इस वर्ड का मतलब? हाँ, कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप आपने guess। दो, मेरे ख्याल से ये 2 शब्दों पर मुश्तमिल है। शब्दों। ओहो, अल्फाज पे, ओहो, sorry, वाह, sorry, वाह। अल्फाज। नाजिश मैं वर्मा जी अल्फाज, बहुत मैं अच्छे। दो अल्फाज पे। इसके अब बाद आपको बात पता कैसे चल गया हो मुझे रही? क्यों नहीं पता इस वर्ड का मतलब। फुप्पो कुटनी, राइट? पप्पे कटनी। पप्पे कटनी। हाँ, कुटनी फप्पे कटनी पहले। अच्छा मैं बताता हूँ। गलत बना दिया। लेकिन इसीलिए मैं कह रही थी मुझसे ना पूछे। भाई ये जब इंसान शुरू में आए थे तो वो उनको जो है ना आग लगानी होती तो पत्थर से लगाते थे। तो जो आग लगाने वाले होते हैं उनको कहते हैं पप्पे कटनी। इससे बेहतर डेफिनेशन नहीं हो सकती। सही। अच्छा ये मर्द तारीखी मिसाल। मेरी नहीं, ये तो इसके कोई भी हो सकता है। आसपास भी नहीं थी, इसलिए अच्छा मैंने नहीं बोला। आग लगाने वाले बस। अच्छा जी, कितने सबसे पहले तो बताएं कि इसको डायरेक्ट किसने किया है, और ज़रा अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताएं कि कब से इसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लीज़। इसके डायरेक्टर राइटर हैं यूनुस खान, जो कि ग्रीन विंस के एमडी भी हैं और ओवरऑल जो इसके पायनियर जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनमें से एक है। तो इसकी रिहर्सल जो है ये तकरीबन 1-1.5 महीना पहले से चल रही ठीक है। और है। अब रिहर्सल्स का आलम ये है कि रात बड़ी जागने वाली रात थी, तो हमारी वो रात जाग के बहुत बड़ी हो गई। हम रात को 3:30 बजे हमने रिहर्सल से पैकअप किया, अच्छा क्योंकि अब 2 दिन रह गए और आगे भी ऐसे ही वहाँ से। अब तो इसका सारा जो है लिखा भी यूनस ने, आइडिया बेसिकली जनरेट हुआ था यूनस ने ही किसी शादी में जाके उसको लगा कि ये जो नोक जोक है ये निकल के आनी चाहिए, लेकिन बहुत पॉजिटिव वे में निकाली है। एक अच्छा मैसेज भी है। अच्छा, शादी की तैयारी में जो चीज़ें होती है उससे बिहाइंड द स्टोरी जाके जो शादी से पहले जो चल रहा होता है या नीचे जो शादी से मतलब एक चीज़ बहुत इनिशियल चल रही होती है, उन चीज़ों को लेके चला है। बेसिकली कहानी तो ये एक महमूद नाम का किरदार है जिसकी कहानी है, जो कि आया है, उसका दोस्त है ज़ुबैर। महमूद शादी करना नहीं चाह रहा, ठीक है, वो शादी करना चाह रहा है नेहा से जो उसकी बंदी है, जो कि ये play कर रही है। तो ज़ुबैर उसका वो वाला दोस्त है जो आके उन मसलों से निकालता है। नेहा से पहले किससे शादी हो रही है उनकी? साइमा से। साइमा से। साइमा हमारे साथ है? साइमा हमारे साथ नहीं है। किसके साथ? साइमा साइमा अपने किसी के शौहर के साथ साथ नहीं है। किसके साथ? हमने बड़ी कोशिश कर ली, किसी के साथ नहीं होगा। इसीलिए तुमसे शादी करना नहीं चाह रहे कि वो स्टेबल कैरेक्टर नहीं है ड्रामा में। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम थिएटर के बारे में बात कर रहे हैं अपने अजीज़ मेहमानों से। आजकल ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं एक प्ले के लिए जो कि 4 तारीख से लग जाएगा एक पूरे ज़ोर शोर से, जिसका नाम है शादी मुबारक। अब ये थिएटर जब आप देखने जाएंगे आप लोग भी बताएंगे कि वाकई मुबारक है शादी ये जो ये कर रहे हैं या नहीं है। बाकियों को तो आपको अपनी अपनी शादियों का तो पता ही है। हमारे साहब मौजूद हैं बिलाल यूसुफ जई, हमारे साथ मौजूद हैं नाजिश फ़ेरोज़ साहिबा और हमारे साथ मौजूद हैं मीर असलम लाशारी साहब। और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है सवेरा रमज़ान ने। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। आपको माइक ठीक नहीं है, थोड़ा सा ऊपर करने से। यस। सुबह सुबह उठना मुश्किल तो नहीं होता? होता है, मुश्किल होता है बहुत। अच्छा, तो फिर उसे कैसे आसान करती हैं, कैसे उठ जाती हैं? अलार्म लगाने से उठ जाता है बंदा। अच्छा, उठ जाता है। एक अलार्म जो है वो कितनी दफ़ा चलता रहे तो उठती हैं आप, या पहली दफ़ा ही ठक करके उठ जाती हैं बोल के? नहीं, 3 दफ़ा चलता है, उसके बाद फिर मेरी बहन आके मुझे उठा देती है फाइनली। अच्छा, तो शादी का ये भी फायदा होता है फ़हीम भाई, अलार्म घर आ जाता है आपके। अच्छा, मैंने कहा शादी का ये फ़ायदा होता है बहन आके उठा देती है। नहीं, अक्सर लोग तो मेरे जैसा बंदा अलार्म लगाता है तो हर 5 मिनट बाद उठ के देखता है बजा नहीं यार अभी तक। लगा भी है कि नहीं पता नहीं। ऐसा भी होता है, अगर फिक्र से बंदा सोए ना तो खुद ब खुद ऐसा होता है। नहीं, असल में मोस्टली ऐसा होता है कि आपकी आंख खुल जाती है अलार्म बजने से 1 मिनट पहले, तो आप जल्दी से वो बंद करके फिर सो जाते हो। हाँ, अच्छा, वो ऐसे भी होता है कभी 10-15 मिनट ना मार्जिन के साथ अलार्म लगाया होता है। मैं तो ऐसे करता हूँ, तो वो मैं हर देखता हूँ अभी 5 मिनट और सोऊंगा मैं, फिर कभी 2 मिनट है 2 मिनट भी सोऊंगा मैं, ऐसा होता है। आखिरकार अलार्म भी कहने लगता है और छोड़ो यार ये तो ठीक ठाक भी हम इनकी बातों पे यकीन करें ऐसे ही। हाँ, तो अच्छा जी, नाजिश, इससे पहले आप कितने थिएटर्स कर चुकी हैं, और ये जो थिएटर आप करने जा रही हैं अभी, इसका और जो पहले जो काम किया है इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरह रेट करती हैं आप इसे? अच्छा, बहुत आसान सा सवाल है ये, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पहला थिएटर है। मैंने इससे पहले कभी नहीं किया। मुश्किल सवाल पूछे, मार्स में जिंदगी है नहीं है, क्या है? मुश्किल हाँ, सवाल। एक्सक्यूज मी गाइस, मेरी बात अभी नहीं ख़त्म हुई है। अच्छा। नहीं, मजाक कर रही हूँ। ये मेरा पहला थिएटर है। हम समझ गए थे। ये मेरा पहला थिएटर है और और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये मतलब 5 दफ़ा कह चुकी, आगे बात करें। क्योंकि मैं बार बार स्टॉप हो जाती हूँ। कि मेरा पहला first time थिएटर है। कर। चलो, हम नहीं रोकेंगे। इंशाल्लाह मीर ताला अब नहीं मैं रोकना है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं इसके बाद और बहुत इंशाल्लाह, सारे इंशाल्लाह, थिएटर्स करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला इसके बाद इनका फिर पहला थिएटर होगा। इंशाल्लाह ऑन दैट टू। अच्छा, तो एक्टिंग का बचपन से शौक था? मैंने एक्ट किया है। थिएटर ये मेरा फर्स्ट है। मैंने शॉर्ट थिएटर फिल्म्स में वगैरह acting? की है। हाँ, थिएटर में एक्टिंग मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। शॉर्ट फिल्म्स वगैरह मैंने की है, मतलब कैमरा के सामने किया है। ये लाइव परफॉर्मेंस मैं फर्स्ट टाइम कर तो रही हूँ। कैसा क्या डिफरेंस आपने देखा? डिफरेंस ये है कि लाइव परफॉर्मेंस में आपको 100% एनर्जी देनी पड़ती है, कोई कट नहीं होता। आपको लाइव मतलब परफॉर्म करना होता है। ये नहीं होता कि रिकॉर्डिंग में एनर्जी नहीं देनी होती है, बाद में नहीं, वो ये होता है कि वो कट हो जाता है। अगर Post पे आपसे energy कोई डालो। बात एनर्जी करते हुए डाल दो कोई यार, post यार सपोर्ट करो ना मुझे। आप उनकी बात तो सुन नहीं रहे अच्छा, नहीं, यार, वो क्या बात करें। अच्छा, फिर से बताएं, ये आपका पहला थिएटर है? तो ये पहला थिएटर कैसा रहा? स्टार्ट से करो, जो रट्टा मारा है ना सारा जी साथ से। ठीक है, जैसा कि अब आप सबको पता चल गया होगा, ये मेरा पहला थिएटर है। अच्छा, सही है। तो इसमें आपको लगता है कि बड़ी एनर्जी देनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा और एनर्जी इसमें देनी कोई पड़ती है। रीटेक वाला सीन नहीं होता है जिस तरह रीटेक नहीं ड्रामा के लिए होता है? ये लाइव है, आपने जो परफॉर्म कर दिया, जो कह दिया, अगर बस कोई कह दिया। गलती हो गई तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते ऑन स्टेज। वो हो गई आपसे ना, अगर आप कैमरा के सामने करते हैं वो पार्ट कट हो जाता है, दोबारा हो पहले जाता है। थिएटर में बिल्कुल माफ सही। नहीं होती। अच्छा, सवेरा से बात पहले ये मार्जिन होना चाहिए, ये होना चाहिए मार्जिन। आई विश डायरेक्टर होते हमारे, ये होना चाहिए सवेरा, मार्जिन। आपका ये कितनावा थिएटर है? ये मेरा दूसरा है। अच्छा, दूसरा, पहला दूसरा, ओके ठीक है। तो कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा था बहुत। अभी तो लगा ही नहीं आपको नहीं अच्छा था। नहीं, बहुत अच्छा था। टाइम ट्रैवल पहले वाला जो था प्ले, उसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी टीम मिली और ये भी बहुत अच्छी टीम है। ये आपका ये दूसरा कि- पहला थिएटर है। ये मेरा दूसरा थिएटर है। तो
गुड, चलिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। आप इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि हमारे यहाँ थिएटर में कुछ एक जवाल था। मैं जो काम कर रहे हैं इसके लिए उन्हें शायद ये मेरा जवाल का लफ्ज़ पसंद ना आए, मगर हकीकत कुछ इसी तरह ही है कि हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने बड़े अलग अलग किस्म के थिएटर देखे हैं हमारे यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि कहीं सिर्फ डांस वाला भी होता था, कहीं सिर्फ एक मजाक एक जुगतों वाले थिएटर भी हैं। ये आर्ट तो थोड़ा सा बताइए कि इस वक्त आप कहाँ देखते हैं थिएटर? थिएटर अच्छा है, रिवाइव हो रहा है, और हर इंडस्ट्री इसी वजह से बर्बाद हुई है कि हमने फॉर्मूले पकड़ लिए हैं। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो थिएटर इंडस्ट्री हो, एक फार्मूला पकड़ लिया और उसी फार्मूले पे चलाते रहें। पूरे पाकिस्तान में हर किस्म के थिएटर प्लेस हो रहे हैं और हर किस्म के थिएटर को पसंद किया जा रहा है। इवन जो लाहौर में हो रहे हैं, जो कराची में हो रहे हैं, इस्लामाबाद में, हर जगह पसंद किया जा रहा है। लेकिन मसला ये, जब तक हम फार्मूले पे अटके रहेंगे ना, सवाल आता रहेगा। हमें डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा, हमें आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि अब यूथ आ रहा है, और चाहे किसी भी इंडस्ट्री में यूथ आए, वो इंडस्ट्री बढ़ने लगती है। अच्छा है, यूथ आ रही है, एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, थिएटर को और ज़्यादा फ़रोग़ मिल रहा है। ग्रेट। अच्छा आप बताइए। हाँ, वक्त के साथ साथ यही होता है कि मतलब जो थिएटर बेसिकली ना आवाम से एक डायरेक्ट राब्ता है, उनकी बात उन्हीं को सुनाने के लिए, उन्हीं तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। और शुरू से अगर हमने थिएटर की बुनियाद भी ऐसे ही पड़ी थी। तारीख में आता है, रोमन्स का नाम आता है। रोमन्स से पहले ग्रीक्स थे जिन्होंने उसकी बुनियाद रखी है थिएटर की, और उन्होंने, आप यकीन जाने, पूरी अपनी सोसाइटी बिल्ड की है थिएटर से। माशरे के जितने भी मसाइल थे उनको परफॉर्म करते थे थिएटर पे, और वहीं से उनका हल देते थे। और थिएटर के बाद एक सेशन होता था सवाल और जवाब का, जिसके अंदर वो मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उस पर काम करते थे कि हम सोसाइटी को। और उसके असूल ये थे कि सिर्फ जो वहाँ का शहरी है, जो वहाँ अपनी ज़मीन रखता है या वहाँ पे जिसकी फैमिली है, घर है, वो ही उसको देख सकता था अपनी, क्योंकि एक इस तरह से सिविलाइज हो गए थे वो लोग। तो हर दौर में ऐसे ही रहा। फिर रोम ने उसको टेक ओवर किया, फिर हमारे पास थिएटर आया। अब कहने का मकसद ये कि हम जो यूथ इस वक्त काम कर रहे हैं, इस वक्त सबसे बेसिक जो किसी भी माशरे का जो सबसे मजबूत पिलर कह लें आप, वो यूथ होती है। तो यूथ तक उनकी बात पहुंचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि टीवी के ज़रिए आपको बहुत इंटरटेनमेंट नहीं, वो टीवी में सिर्फ ये लड़ाई झगड़ा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और पता नहीं इस किस्म की खवातीन के सिर्फ मसाइल। खवातीन तो इतनी मजबूर लाचार नजर आती है हमारे टीवी ड्रामा में। खैर जनाब, माफ़ी चाहता हूँ मैं। मुझे ये बताइए कि ड्रामा कब लग रहा है, कब से लग रहा है, और क्या आवाम जाके देख सकते हैं? फैमिली ड्रामा है? बिल्कुल फैमिली ड्रामा है। इसमें नौज़ायदा मतलब आप होता है, ये भी एक हमने इस दफ़ा नई चीज़ रखी है कि बच्चे अलाउ ही नहीं होते। अच्छा। हमारा क्योंकि इवेंट शादी का है, तो शादी में तो सारा खेल ही बच्चों का होता है। सही है। बच्चे ने उसके वो तस्मे बांध दिए, बच्चों ने शरारत कर दी। बच्चे शरारत नहीं करते तो ऐसे इवेंट चलते नहीं। तो बच्चे अलावा है? बच्चे अलावा बिल्कुल। और 4, 5, 6 को कराची आर्ट्स काउंसिल में हो रहा है, ठीक है। और पासेस टिकट्स कहाँ से मिलेंगे? पासेस टिकट बिल्कुल अवेलेबल है। आप ब्रेक से जाके आएंगे तो हम आपको पासेस भी सब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। ग्रीन वेन्स एक फेसबुक पे पेज है, आप वहाँ से रब्ता, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। थैंक यू सो मच मेरे अजीज दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। आप इस ड्रामा में जो है, इस प्ले में बस खिड़की तोड़ रश करने वाले हैं, मुझे पता है इंशाल्लाह। दोस्तों एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बहुत अहम मौजूद पे बात करनी है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। हाजिर हो चुके हैं और एक अलग मौजू पे बात करेंगे, मगर एक अलग मौजू पे बात करने से पहले मैं आपके साथ भी ये ख़बर शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ये पढ़ने को मिला कि अभी कराची में अभी बिल्कुल कुछ दिनों में, बल्कि जुमेरात से जो टेम्परेचर है 42 डिग्री तक पहुँच जाएगा। 42 बहुत ज़्यादा है और ये एक हीट वेव है, ये आ रही है। मगर इसके साथ अच्छी खबर ये है कि बड़े एक मुख्तसर वक्त के लिए आ रही है, उसके बाद वेदर जो है नॉर्मल हो जाएगा। वैसे कराची में नॉर्मल वेदर भी मेरा ख्याल है कोई 38-40 तो होता ही है।
खैर जनाब, ये बात सिर्फ कराची की नहीं है, पूरे पाकिस्तान में गर्मी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। और ये आपको पता है कि हमारे यहाँ एक मौसम गर्म होता है और उसके लिए हम उससे बचना जानते हैं, मगर जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, तो बहुत सारी बीमारियाँ अपने साथ लेके आता है। वो चाहे सर्दी आ रही हो या गर्मी आ रही हो, हमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये एक इतनी तेज़ी से और इतने ज़्यादा लोग इससे मुतासर हो जाते हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि जब भी कभी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार कुछ इस तरह का इशू होता था मौसम के तब्दील होने से या वैसे किसी वायरस से, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर खांसी हो, नज़ला, ज़ुकाम हो, तो वो भी ठीक हो जाता था। अब दवाई खाएं ना खाएं, आपको इतना 4, 5, 6 दिन ही लगते थे, मगर आजकल 20-20 दिन लग रहे हैं, फिर जाके ये छोटी छोटी बीमारियां जो हैं इनसे इलाज हो रहा है। अब ये क्या वजह हो गई है इनसे? हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है उन्हें पता होता है कि ये इस वायरस से मुतासिर हैं, ये इनके साथ है, वो सीधे एक ही आपको दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक। वो उसमें वो हम डॉक्टर भी दे के बिल्कुल मुतमईन हो जाता है कि मैंने अपना काम कर दिया, और मरीज़ भी खुश हो जाता है कि ठीक है जी, एंटीबायोटिक ले ली, अब मैं ठीक हो ही जाऊँगा। अगर हम एंटीबायोटिक के बारे में बात करें तो हमें ये सुनने को मिलता है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वक्ती तौर पे हमें इलाज फराहम करती है, मगर ये इससे क्या क्या नुकसानात हैं और ये क्यों हमारे लिए अच्छी नहीं है, और क्यों डॉक्टर्स के पास इसके अलावा कोई और हल नहीं है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे अजीज़ मेहमान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, मैं वैसे तारुफ़ करवाने में ना काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, इस वजह से क्योंकि माशाल्लाह जो बहुत ज़्यादा काबिल लोग होते हैं ना, उनके तारुफ़ में इतने लंबे गिरदाने होती हैं जो मुझसे नहीं बोली जाती, ट्रस्ट में ये। मगर ये हमारे साथ जो मौजूद हैं, ये साइको स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुबशरा खान। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? कोई गलती तो नहीं की मैंने तारुफ़? नहीं, परफेक्ट। मगर आप माशाल्लाह बहुत काबिल खातून हैं। और भी आप चाइनीज़ तरीका इलाज भी काम करते हैं? TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। वो जो नीडल्स के साथ होता है? नीडल्स के साथ होता है, ग्लास के साथ होता है, आग के साथ होता है, फायर और स्मोक और मीन्स धुआं। हर्ब्स को हम जलाते हैं, धुएं से होता है। और इसके अलावा यानी धुआं सिगरेट पी के नहीं, एक स्पेशल टाइप की आई वुड से कि होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं जिसको हम जलाते हैं। अच्छा। और वो स्मोक के थ्रू आपको हीलिंग होती है, यानी आपके मेडिकल जो भी इश्यूज है, स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशिया में है कि अर्थराइटिस यानी हड्डियों का भूरापन, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और नंबर 2 है डायबिटीज़। तो इन दो चीज़ों से अगर हम कोई भी इलाज करते हैं तो वो ज़रा टेम्परेरी बेसिस पे होता है कि आपको पेन किलर्स दे दिया जाए। अच्छा। तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ वे से हम ग्लास के थ्रू करते हैं, आग के थ्रू करते हैं, नीडल्स हैं, स्टड है, कानों के थ्रू होता है, ऑक्सीपिटल यानी पूरे हेड के थ्रू जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उसकी तरह हम करते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि अरोमा थेरेपी ऑयल्स, जो हम पूरी दुनिया में सबको पता है कि जब ममिफिकेशन हुई थी इजिप्शियन में, जो ममिफिकेशन मीन्स जो आपको प्रिजर्वेट किया गया था, जो भी इजिप्शियन, बिल्कुल वो एसेंशियल ऑयल्स आर स्टिल वेरी पावरफुल। और उसको लेके हम अपनी नॉर्मल रूटीन में किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। ग्रेट। तो जनाब, ये हमें बहुत सारे तरीका इलाज जो हैं उनकी तरफ से ओपिनियन मिलेगी हमें डॉक्टर मुबशरा से। और हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त और बड़े माशाल्लाह काबिल हर्बलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। आपकी जो मेडिसिन है मुझे अभी तक याद है। जी हाँ, कोई बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो है ना वो बॉबी भाई को भी याद होंगी। बॉबी कौन कौन सी जड़ी बूटी बताए जरा? सूरनजान शीरी। ओके, सूरनजान शीरी और असगर नागोरी। असगर नागोरी, ये जड़ी बूटी का नाम है? जी जी। और ये इनकी जड़ी बूटियों के नाम ऐसे अफगानी दहशतगर्द होते हैं। मगर देख लें, ये खतरनाक नाम जो है ना ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये मैं जड़ी बूटियों की बात कर रहा हूँ। ओके जनाब। अच्छा, मुझे भी याद है इस्तेखुद्दूस है ना? बिल्कुल सही। अच्छा हाँ, चॉप चीनी भी याद आ गया। ये भी ये सब आपको पीछे से आ रही है। नहीं, एक आई है चॉप चीनी होने से। अच्छा जी, हमारे साथ न्यूरो साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद है।
असल में ये मामला जो है ना, ये नफसियाती तौर पे भी हम लोग इस बात पे बड़े मुतमईन हो जाते हैं कि अगर किसी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दिया ना, तो हम कहते हैं बस अब हम ठीक हो जाएंगे। न भले वो एंटीबायोटिक हो या ना हो, हम जब इरादा कर लेते हैं ना कि बस अब मुझे बेहतरीन इलाज जो है ना फराहम हो गया, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा 2-3 दिन में, तो वाकई 2-3 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। तो ये क्या साइकी क्या होती है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नौशीन शहजाद साहिबा। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बहुत बहुत। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बगैर एंटीबायोटिक के। जी अच्छा, बगैर एंटीबायोटिक। और मैंने कसम से अभी आप तो गवाह हैं, आपके सामने मैंने एंटीबायोटिक खाई है, मेरा बुरा हाल हुआ और कोई हल ही नहीं है। मैं शायद आज जो है, मुझे लगता है आप इसीलिए इस मौजू पे प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि आपको अपना इलाज तो कम से कम समझ में आए। ये पता नहीं, मुझे शायद ये मर्ज पता एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ी ही इसी वजह से थी कि मुझे इसके ऊपर शायद शो करना था और बाकी लोगों का भी फ़ायदा होना था इस पे। देखिए, होता ये कि जब कोई भी इंसान स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहे बहुत अरसा, तो एक बात है कि उसको कोई भी जो प्रॉब्लम है, कोई इवन जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं या जो फैली होती हैं उस वक़्त बीमारियां, वो जल्द लग सकती हैं। ठीक, और क्योंकि वो एंग्जाइटी में होता है, उसका इम्यूनिटी लेवल कम हुआ होता है घबराहट का शिकार होके, और उसकी वजह से वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा होता, उसका खाना पीना एंग्जाइटी में टिपिकल दिल ख़राब हो रहा होता है। जी, तो वो बहुत जल्द बीमारी, किसी भी बीमारी की तरफ माइल होता है। दूसरे जो एलर्जीज़ हैं, बाज़ लोगों को एलर्जीज़ जाती ही नहीं है, तो फिर उनको हर तरह की दवा देने के बाद ये कहा जाता है कि आपका ये जो एलर्जिक रिएक्शन है, ये इस वजह से तो नहीं कि आप स्ट्रेस में हैं। और उसके बाद आप बड़ी बड़ी बीमारियां देख लीजिए, मतलब इवन टू द एक्सटेंट कि आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो तो हार्ट अटैक हो जाता है, जिसमें कि वो शख्स पहले बिल्कुल ठीक होता है। अच्छा, वैसे आज का इंसान जो है वो मतलब जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, हम पहले की तरह मजबूत नहीं रहे हैं, हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। आप देखिए, वहम का शिकार जो भी और ज़हनी तौर पे भी। पहले आप पुरानी तारीख अगर पढ़ें तो बर्फों के बीच में भी लोग रहने वाले होते थे ना, वो एक हल्की सी खाल लपेट के और वो जिंदा थे उसमें। गर्मियों में भी वो मतलब उन्हें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें तंग नहीं करती थी। आज हम बाहर धूप में नहीं निकल सकते हैं, हम एसी की वजह से इतने हम निकलते नहीं हैं। निकल तो सकते हैं। एक्चुअली आपने जो शुरू में जैसे प्रोग्राम शुरू किया और कहा कि मौसम बहुत गर्म आने वाला है, तो मैं उस वक्त ये ऐड करना चाह रही थी कि हर मौसम को एंजॉय करें, हर मौसम से डरें नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि मीडिया के थ्रू एक चूँकि हर बात को ख़बर बनाना होता है, तो आप हर चीज़ से लोगों को डरावा दे देते हैं। ठीक है, एक फियर जो है वो इंड्यूस कर देते हैं, जिससे लोगों में, जिन बेचारों में वहम का प्रॉब्लम होता है, उनको शदीद वहम हो जाता है। नहीं, बताना भी तो होता है ना, उनके हीट वेव आ रही थी, बताया नहीं किसी ने। जी, अच्छा, अगर देखें आप, हीट है, उसके फ़वाइद कितने हैं आपको क्या मालूम? कितने जरासीम इस तेज़ गर्मी से मरेंगे? ठीक है, पैदा नहीं होंगे बल्कि मरेंगे तेज़ गर्मी से। इसी तरह कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो तेज़ सर्दी से सिर्फ मरते हैं, जो सिर्फ -10 के बाद मरना शुरू होंगे। राइट। तो ये मौसम अल्लाह ताला ने हमारी बेहतरी के लिए बनाए हैं। बिल्कुल सही। अगर आप तेज़ गर्मी, आप अब 40 तक जा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ भले 50 तक जाए, इतने जरासीम मर जाएंगे जितने लोग बीमार हैं। मगर 7 जरासीम के साथ बंदे भी मर जाएंगे। आपको पता है यहाँ पे लोड शेडिंग का मसला है और बहुत सारे इश्यूज। लोड शेडिंग क्या, बिजली तो 100 साल पहले ईजाद हुई है, उससे पहले तो बिजली थी ही नहीं। ठीक, आप ये देखिए, इंसान 5000 साल से है, बिजली सिर्फ 100 साल से। बिल्कुल सही। तो इसलिए आप बिजली को भूल जाइए, अपने आप को मजबूत करें। ना करें ये आप ना कैंपेन कर रही है किसी सियासी जमात की जो बिजली फराहम नहीं कर। अब मैं बिल्कुल आप असम्पशन कर रहे हैं बहुत ज्यादा। चले बिजली भी छोड़ दें, पानी पे आ जाइए आप। बिजली दोनों अटैक हो रहा है, आप पानी पे आ जाइए। अगर हम हार गए। मैं तो ये कह रही हूँ कि इंसान को मौसमों की हवा लगने तो दें। हम तो हर मौसम में उसको बचा के रखते हैं, तो कैसे इम्यूनिटी पैदा होगी? छोटे से बच्चे को आपने सर्दी में इतना लपेट दिया, उसको एक्सपोज ही नहीं किया, गर्मी में नहीं, वो बच्चा बेचारा अंदर ही एक कमरे में एसी में पड़ा, जिस्म जो है वो आदी हो जाता है। आप जिस तरह उसे रखने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आके मैं हकीम शाह नज़ीर साहब से ये जानना चाहूँगा कि ये वाकई क्या है, एंटीबायोटिक जितनी भी मेडिसिन होती हैं ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं? अगर नुकसानदेह होती हैं तो फिर इनसे फ़ायदा कैसे हो जाता है फ़ौरन? ज़रा इस बारे में बात करेंगे हम डॉक्टर मुबशरा साहिबा से भी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू है एंटीबायोटिक अद्वियात और इंसानी सेहत। इंसानी सेहत सबसे ज़्यादा अजीज़ है किसी भी इंसान के लिए, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे हमारी अपनी हेल्थ ही होती है, जिसका ख्याल हमने खुद रखना होता है। और एंटीबायोटिक ये हमें किस तरह हमारे लिए मददगार है, इस हवाले से ज़रा बात करते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब से। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या वाकई ये नुकसानदेह होती है? देखें, हर चीज़ की कोई भी चीज़ आप खाते हैं उसका नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू ज़रूर होता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ तो पानी का टेक ज़्यादा रखना होता है। ओके। और एक चीज़ और मैं सबसे यही बात कहूँगा जिस पर इत्तेफाक भी करेंगे कि अगर कोई डॉक्टर किसी एंटीबायोटिक का स्टार्ट करवाता है तो उसकी एक लिमिट होती है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन कोर्स करना होता है। कोर्स करना होता है। हम 2 दिन खाते हैं और छोड़ देते हैं, फिर बाद में उसका शिद्दत से रिएक्शन आता है हमारे ऊपर, ठीक है। फिर हम भागते हैं डॉक्टर के पास के, डॉक्टर साहब ये क्या हो गया मुझे, अरे भाई तुम्हें इतने दिन खाना था। आप फॉलो अप ज़रूर करें, डॉक्टर को फॉलो अप ज़रूर करें। जब डॉक्टर कहता है 7 दिन में दिखाएं तो उसे लाजमी दिखाएं, और उसकी मर्ज़ी से दवा बंद करें, अपनी मर्ज़ी से बंद ना करें। और एक चीज़ और होती है कि एक हमसाया होता है, उसको कोई तकलीफ होती है, वो कोई दवा खाता है, वो दूसरे को भी बता रहा होता है। हाँ, कहता है आप, मैंने खाया, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, तुम भी खा लो। हाँ, वो मेरी बाजी में मसला सी, उन्होंने खादी सी, तुसी भी खा लो। ऐसे ही होता है, यही होता है और क्या। इसमें सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक, हाँ, ये दोनों यूज़ होती हैं। अच्छा। जो पेन किलर्स होती हैं। अच्छा, ठीक हाँ, है, ठीक है। पेन किलर्स जो हैं वो पड़ोसी सारे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक खा रहा होता है सबको लगा देता है उस लाइन ऐसा ही है, ऐसा पे, जो ही कि गलत तरीका है। ये अपने कंसल्टेंट के मशवरे के बगैर कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपने कोई चीज़ शुरू की, एकदम पेट खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है आपने अपनी मर्जी से क्यों खाई थी। हम आपके मिजाज को समझ के आपको बताते, आपके मर्ज को समझ के आपको बताते। ये तो हमारे पता है सोसाइटी में कि कोई डॉक्टर फ़हीम भाई, कोई डॉक्टर बुरा नहीं है, सबकी कोशिश होती है उसका पेशेंट ठीक हो। हर एक की कोशिश होती है। सही। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले वक्तों में होता था कि लोग पैदल बहुत सफ़र करते थे, हर जगह पैदल जा रहे हैं, हर जगह घूम रहे फिर रहे होते थे। अब तो सिर्फ मोटरसाइकिल, यहाँ पे भी गए मोटरसाइकिल, इसके अलावा अगर किसी बिल्डिंग में चढ़े लिफ्ट पे चले गए। हम जितने हमें सहूलियात मिल रही है हम उतने काहिल भी हो रहे हैं। अब हर चीज़ में जल्दबाजी मांगते हैं, 1 मिनट में काम हो जाए। मुझे डॉक्टर साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी कि दरख्त के नीचे बैठ जाएँ, गर्मी हो तो, कि बिजली ना हो तो। मैं यकीन कर, मेरा फेवरेट ये है कि मैं गांव में जाऊं, किसी दरख्त के नीचे बैठ के खाना खाऊं, बैठ के लोगों से गप्पे लगाऊं, चरपाई पे सो जाऊं, ये बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जब भी करें आप अपने मौलिज के मशवरे से करें। आजकल आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक को बंद किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर बैठ के लोग अब गूगल सर्च कर लेते हैं, कौन सी मैं एंटीबायोटिक खा लूँ, खुद ही सेलेक्ट कर रहे हैं ये खा लूँ मैं, जो कि गलत तरीका है। अपनी सेहत के साथ मत खेलिए। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये था, क्या एंटीबायोटिक हमारे लिए वाकई नुकसानदेह है? जी नुकसानदेह है, लेकिन अगर उसका ओवर लिमिट किया जाए तो इसका कोई ऑल्टरनेट भी है? इसका ऑल्टरनेट में जैसे हम एंटीसेप्टिक ये दी जाती है, तो हमारी जड़ी बूटियों में जो है उसे आप पेन किलर कहते हैं ना एंटीसेप्टिक को। हाँ। तो उसमें हम देते होते हैं, एक बूटी होती है सुरंजान होती है, असगन नागौरी होती है, और इसके अलावा इसमें विटामिन डी के लिए सफ़ेद मूसली होती है, और चोप चीनी जिस तरह आपने अभी जिक्र किया था। अच्छा। तो ये एक नॉर्मल पेन किलर्स होती हैं हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस देखें एंटीबायोटिक, ये देखें फ्लू है, खांसी, ये बुखार, ये जो मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमारियों का जिनका सामना करना पड़ता है हमें, इनसे बचने के लिए भी कोई अद्वियात होती हैं या जो एंटीबायोटिक से पहले या इतने ही टाइम में आराम दे सकें? ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरीके से अभी नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है, बाज़ लोगों का सीने में से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है खांसते खांसते, तो आपका देसी एंटीबायोटिक जो कहलाएगा वो अंडा कहलाएगा। ये अंडा और काली मिर्च, ये ब्रायलर अंडा जो है, कोई सा भी अंडा ले लो। अंडा मतलब देसी हो या आप मुर्गी का, नहीं बतख का, किस चीज़ नहीं मुर्गी का, किस चीज़ का? हाथी का, कैवियर, मछली के अंडे भी आपको खाए जाते हैं। यस, कैवियर। देखें, आप काली मिर्च को पीस लें, पीस के आप बॉयल अंडा उस पर लगा के खाते जाएं, ऊपर काली पत्ती का कहवा पीते जाएं। जैसे वो कप खत्म होगा यहाँ सीना साफ होगा। कप भी खत्म करना है? यानी पूरा एक कप पीना है। हाँ, पीना। कप भी खत्म ओके, डन हो गया जनाब, ठीक है। तो ये एक देसी एंटीबायोटिक कहलाता है। अच्छा, पूरी रेशा बलगम को ख़त्म करती है। लेकिन हाँ, अगर सीवियर कंडीशंस हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एलर्जी है,
कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करें। आप घर पे बैठ के कोई टोटका ना करें, आप मौलिद से ज़रूर मशवरा करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये तो अभी बता रहे थे शाह नज़ीर साहब के, जो कोई भी दवाई होती है जैसे एलोपैथी का, अगर उसका फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी उसके साथ साथ ही है। अच्छा, होम्योपैथिक में ये ख़ास बात जो हमने सुनी है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो क्या ये बात सच है? वेरी गुड। देखिए, जब हम एलोपैथी कोई भी ड्रग्स लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो यूजुअली ये होता है कि उसका एक कोर्स लिमिट होता है, जो हम सबको पता है। बट मोस्टली जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो बोन मैरो को प्रेजेंट करती है, यानी आपको न्यूरोसाइकोलॉजिकल इश्यूज आफ्टरवर्ड्स ये होते हैं। बट होम्योपैथी जब हम डोसेज देते हैं तो वो 3 डेज का कोर्स होता है, उसके बाद हम दोबारा से चेंज करते हैं। अब ये मिक्स करके हम देते हैं। यूजुअली जो बहुत ज़्यादा कॉमन है जैसे एक्नेशिया है, और आई वुड से कि पेपरमिंट, जैसे हम जिसे कहते हैं कि पेपरमिंट की फैमिली हो, जैसे हरा धनिया, पुदीना वगैरह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटी फंगल एंड एंटी स्पैस्मोडिक जो हम इस्तेमाल करवाते हैं वो अदरक के साथ इस्तेमाल करवाते हैं। कि ये अदरक एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा हर्ब है कि हर किसी के घर में किचन में मौजूद होता है। तो अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और डिटॉक्स करना है, यानी अगर आपके घर में अक्सर बच्चे बीमार रहते हैं, ठीक है, चाहे वो सीजनल फ्लू है, कोल्ड है, एनीथिंग, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, तब उस वक्त आप एंटीबायोटिक कोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंट आपको लाइक फाइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है। बट जब हम होम्योपैथी की तरफ जाते हैं तो हम लोग यूजुअली, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो या अगर बड़े बुजुर्ग हों या एनीथिंग, तो पेन किलर से अवॉइड करवाने के लिए हम डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, यानी अपने अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं उसको हम क्लीन आउट करें। ठीक है, बहुत सिंपल से तरीका है। जैसे लैवेंडर है, सर्टन टाइप्स ऑफ अरोमाथेरेपी ऑयल्स है, तो हम ये कहते हैं कि आप सिंपल एक हर्ब टी ले लें, एक होम्योपैथी टी ले लें, उसको आप अपने ऑर्गन्स को क्लेंस करें। जो मोस्टली जो वर्क करता है वो किडनीज करती हैं, पैनक्रियास करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी रहती है जो भी हम खाना इनटेक करते हैं तो उसको हमने यानी मेटाबोलाइज करना पड़ता है, यानी आप अपने ऐड इन यानी न्यूट्रिएंट वैल्यू को ऐड इन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन दें जो आप कहते हैं कि हम CPR के वक्त यानी इमरजेंसी सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। तो हम यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं वो मैं उनको बना के देती हूँ कि अगर कोई इमरजेंसी होती है घर में, जैसे आई वुड से कि फर्स्ट एड का बॉक्स है, इसी तरीके से होम्योपैथी का फर्स्ट एड का बॉक्स होता है कि सर्टेन होम्योपैथी मेडिसिन होती है, बैंडेजेस होती है कि इन केस कोई इमरजेंसी घर में हो तो आपने ये सब। तो आप हमें उसको कोई डेमो वगैरह भी दे सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल उस डेमो की तरफ भी आऊँगा, मगर अभी हम डॉक्टर नौशीन साहिबा से ये जानना चाहते हैं, आप ये बताइए कि आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करती हैं जब आपको जी, ज़रूरत मगर महसूस ब्लड होती है? टेस्ट कराने के बाद। अच्छा, पहले ब्लड टेस्ट जी होगा। देखिए, होता ये कि जो एंटीबायोटिक है वो एंटी माइक्रोबल भी कहलाती है और एंटी बैक्टीरियल भी कहलाती है, राइट। ये एक ख़ास चीज़ को टारगेट कर रही है, बैक्टीरिया को। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब क्यों कर रहा है, किस वजह से एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहा है। आपकी जो इन्फेक्शन है वो तो वायरल है, ठीक। अब जो एक डॉक्टर है ये उसको देखते ही तो नहीं पता चल जाएगा कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल है या किसी और वजह से आई है, 2-3 चीज़ों की वजह से। तो उसको सबसे पहले तो चाहिए कि ब्लड टेस्ट कराए मरीज़ का, ताकि जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है उसके लिए जो स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल है वो दी जाए, ठीक। दूसरा ये होता है कि जब आपको कोई वायरल इन्फेक्शन थी मगर आपने एंटीबायोटिक दे दी, तो अब या फिर कोई इन्फेक्शन बहुत थोड़ी थी आपने दे दी, तो जो जर्म है, जो जरासीम है वो मजबूत हो जाता है, ठीक। अच्छा, वो जरासीम जो है वो उसके क्योंकि बार बार आप उसको वही दवा दे रहे हैं ना, फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं, अब वो जरासीम मजबूत हो चुका है, रेजिस्टेंट कहते हैं उसको, आप वो रेजिस्टेंट हो गया है, आपने नेक्स्ट टाइम उसको वो एंटीबायोटिक दी तो वो असर नहीं की, अब सेकेंड जनरेशन आपको देनी पड़ी। अब वो भी इसी तरह आपने चूँकि बार बार दे दी मरीज़ को, रेजिस्टेंट हो गया जर्म उसके अगेंस्ट भी, और जैसे इन्होंने कहा कि 5 दिन खाने को कहा, 2 दिन खा ली, तो उससे मसला क्या आया कि जरासीम रेजिस्टेंट हो गया, वो मजबूत हो गया, उसको आधी मतलब के मार पड़ी, आधी नहीं पड़ी। अब वो जो है कि वो ढीठ हो गया, वो मजीद ताकतवर होकर सामने आ गया। इसीलिए अब फिर थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स आएंगे। तो अब आप ये बताइए कि अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यानी आप जो चीज़ जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो आपकी अपनी बॉडी को मारने लग जाएगा, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग हो गई, राइट। तो मतलब पहली बात तो ये कि आप ब्लड
के टेस्ट बाद क्या कराएं। मेरा ख्याल डायरेक्टली फिर वो इंजेक्शन लगा करेंगे और तो आप कुछ नहीं ब्लड होगा। टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट करा के पहले तो पता कराएं कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल है। सही। अगर बैक्टीरियल है तो उसमें स्पेसिफिकली कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ हो रही है, क्योंकि आप देखिए बाज़ दफ़ा डॉक्टर एंटीबायोटिक शुरू करता है, उसके बाद 5 दिन गुजर गए नहीं ठीक हुआ तो दूसरी देता है, जी हाँ। राइट। तो उस शख्स को, गरीब को 2 एंटीबायोटिक्स और 10 दिन और 20 दिन खानी पड़ी। तो इससे बेहतर नहीं था कि वो ब्लड टेस्ट करा लेता। अच्छा, डॉक्टर्स भी जो होते हैं वो भी जब भी मरीज जाता है तो उसने देखा ये कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, अच्छा ये खा रहे हैं, उसने फ़ौरन वही दूसरी कंपनियों की दवाइयाँ, पता नहीं दूसरी की दवाई से इत्तेफाक नहीं करते डॉक्टर्स, ये भी एक इशू होता है। जी, असल में फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उनका एक बहुत बड़ा एक आप ये नेटवर्क समझे है। कि इन्फ्लुएंस है। तो उस इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो दवा सस्ती भी अवेलेबल है मगर वो महंगी वाली लिख के देते हैं। अच्छा, वो मरीज की तसल्ली भी ज़रूरी होती है। कभी कभी हम लोग जो है ना वो जब पैसे खर्च करते हैं ना, अब कहते हैं अब हमें आराम आ जाएगा, सस्ती दवाई से और मुफ्त की दवाई से उन्हें आराम भी नहीं आता। तो ये भी उसमें होता है। अगर ये है ना कि ब्लड टेस्ट जो है, अगर एक आम आदमी भी ये प्रोग्राम देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक ब्लड टेस्ट से, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट से पहले न खाएं, बिल्कुल ना खाएं। वो बिल्कुल डॉक्टर को इसरार करे कि आप मेरा पहले ब्लड टेस्ट करें, उसके बाद सही, आप मुझे दें। शाह नज़ीर साहब, आप क्या रिकमेंड करते हैं अभी आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं? मेरे साथ में इस वक्त सबसे पहला मरीज़ तो मैं ही बैठा हूँ आपके सामने जो एंटीबायोटिक खा रहा है, तो इसका मतबादल क्या देते हैं कि ये जो आपने जड़ी बूटियाँ बताई हैं ये कहाँ से बंदा ढूंढे और एक लंबा चौड़ा काम वो पीसना शुरू करे इन्हें, जो तो इसका हल क्या है? नहीं, देखें इस तरीके से अभी एक साल पहले जो अभी तक सिलसिला चला है वो चिकनगोनिया का चला था, आपने देखा होगा। जी। हर इंसान परेशान था और अब वो चिकनगोनिया तो 1 दिन या 2 दिन का बुखार होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद अपनी याद छोड़ देता है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, पाँव में दर्द, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लोग घसीट के अपने आप को चल रहे होते हैं, बहुत मुश्किल होती है, इवन यहाँ तक कि वाशरूम तक में नहीं जा सकते। तो उसके लिए जैसे पेन किलर्स वगैरह दी जाती हैं। हमारी जड़ी बूटियों में अदरक, जिस तरह अभी डॉक्टर मुबशरा ने कहा कि अदरक, हम सूखी हुई अदरक जिसे सौंठ कहते हैं, सौंठ 20 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, ये मिलाकर पाउडर बनाने, 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, 1 कप दूध के साथ। आप देखें कुछ ही दिनों में पेशेंट दौड़ने लग जाता है, काफ़ी बेहतर हो जाता है। ओके, ग्रेट। अच्छा, कॉलर हमारे साथ उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फ़हीम? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ। मिसेस शाहिद, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और आज आपके यहाँ डॉक्टर साहिबा भी आई हुई हैं और हकीम साहब भी हैं, तो मैं बात करना चाहूँगी कि मैं भी ना एंटीबायोटिक लेती हूँ तो मेरे ना मोशन हो जाते हैं, पेट में मेरे में दर्द बहुत होता है मेरे, तो अब वो मैं छोड़ देती हूँ। तो उसके नुकसानात बता दें और यह है कि मुझे क्या लेना चाहिए ऐसा कि ना जिससे मैं मतलब दवाई के साथ है ना मेदे में मेरी एकदम तकलीफ़ हो जाए, बहुत शदीद तकलीफ़ होती है और मुझसे भी खाना पीना नहीं, खाया नहीं जाता, मतली हो जाती है, तो मैं इस प्रॉब्लम में बड़ी हूँ। तो आप क्या मुस्तकिल एंटीबायोटिक लेती हल हैं? बता दें इसका। ठीक है, हकीम साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, मेरी बहन आप ये बताइए कि अस्सलाम, आप सबको सलाम कहते हैं। वालेकुम सॉरी। अस्सलाम। वालेकुम। मेरी बहन ये बताइए कि आप एंटीबायोटिक इतनी क्यों यूज़ कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है आपको? मुझे ना ये 2 साल बराबर मुझे ना नमूनिया हुआ, ठीक है। नमूनिया के बाद जो मेडिसिन ली उसने मेरे मैदे को बहुत ख़राब किया और उससे मेरा बिल्कुल 15 दिन मैंने खाना पीना बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ केले, वो भी आखिर में मुझसे केले खाए जाते, कुछ भी नहीं, पानी तक मुझसे पिया नहीं जा रहा था। 2 साल मेरे साथ ऐसा रहा कि मेरे ना बहुत 3-3, 4-4 महीने तक मैंने ये तकलीफ उठाई है, तो मैं इससे बहुत परेशान। और हाकिम साहब आपसे तो मेरी बड़ी बहन ने इलाज करवाया, बहुत फ़ायदा उनको हुआ था। चल बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच मिसेस शाहिद, आपने कॉल किया। अभी हम जानते हैं शाह नज़ीर साहब से क्या राय है इनकी हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से, और हम डेफिनेटली नौशीन साहिबा से भी पूछेंगे। मुख्तसरन बताइएगा, वक्त की कमी फिर से आड़े आ गई है। देखें, इनको पहले तो चाहिए कि अपना एच पैलोरी का बैक्टीरिया जो है वो टेस्ट करवा लें। ठीक है, क्या है, उनको एच पैलोरी तो नहीं है। दूसरी चीज़ है, जिन लोगों को भी एच पैलोरी की प्रॉब्लम रहती है, पेट बार बार ख़राब होता है, मैदे में जलन, दर्द रहता है, ये अल्सर का सबब बनता है, उसके लिए एक बूटी आती है रेवन चीनी। रेवन चीनी बूटी को पाउडर बनाएं और उसकी 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इसबगोल छिलका उसी पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं, लगातार 1 महीना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला मैदे का दर्द भी ख़त्म होगा, पेट का निज़ाम भी बेहतर होगा, जलन तेज़ाबियत सब दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही। नौशीन साहिबा जी, और आप बताइए ना, साइकोलॉजिकली ये किस तरह लड़ सकती हैं इस बीमारी के साथ? देखिए इन्होंने बताया कि इनको निमोनिया है,
तो हाँ, 2 साल नमूनिया पहले। जो है वो एक ऐसी बीमारी है कि उसका इलाज जो है कि वो बिल्कुल मुस्तनिद तौर पे मतलब डिस्कवर हो चुका है सालों पहले। तो ये अगर उसका लग के इलाज नहीं कर रही और बाकी एहतियाती तदाबीर नहीं इस्तेमाल कर रही तो मेरे ख्याल में कि बार बार इनको जो हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। इन्हें बिल्कुल मुआलिज की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, डॉक्टर मुबशरा, वैसे इनको एक चीज़ बताऊंगा, इनको चाहिए दालचीनी का कहवा बना के रात को एक टाइम रोजाना पिया करें, इससे ये सीना इनका साफ होता जाएगा। बिल्कुल सही है जनाब। आप बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में मौजूद होती हैं और हम उनसे इलाज कर सकते हैं। हाँ, जैसे दालचीनी, अच्छा अब ये दालचीनी के जैसे हकीम साहब ने बताया बिफोर आई स्टार्टेड एज वेल, दालचीनी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। एक होता है ये आपका सिनेमन स्टिक, ठीक है, आप हर दफ़ा हर चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ लोगों को ये दालचीनी पता है, ये हम मसालों में, और ये देखें, और ये नहीं, ये पाकिस्तान में मिल रही है, और जो दूसरी वाली है वो बिरयानी और वगैरह मसालों में इस्तेमाल होती है। ये सारे केक्स में, और इसको आप पाउडर बना के आराम से पानी में घोल के पी सकते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक्सीलेंट है। सो इसको कहते हैं सिनेमन स्टिक अंग्रेज़ी में, और दालचीनी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ है कैसे, मतलब इसके वो जिस तरह कहवा कहा, बिल्कुल, इसको सिर्फ आपने तोड़ना है थोड़ा सा, इतना हाफ इंच, यस, और इसको पाउडर बना के अपने पानी में सिर्फ घोलना है और पीना है, नीम गर्म, कोई ठंडा पानी ना हो। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ये जो बुके लेके आए हैं फूलों का, ये इसके बारे में ये क्या लैवेंडर है, ये रिलैक्सेशन है बेसिकली। थैंक यू सो मच। इसको हम अरोमा थेरेपी ऑयल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कावा भी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने कोई भी, जैसे कोई भी मशरूबात हैं उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये करता क्या है कि IBS को, यानी इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम को काम डाउन करता है, जो मेन चीज़ जो अभी हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ फ़हीम भाई बताऊंगा आपको, जिससे इन्होंने लेवेंडर कहा है ना, ये वही बूटी है जिसका नाम ले रहे थे इस्तखुद्दूस। इस्तखुद्दूस, अरे वाह। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि हम किस तरीके से, इवन कोई भी मेडिकल इश्यूज हो, बट अक्सर ये होता है कि हमारी आफ्टरवर्ड्स हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। तो ये डोंकुए है, ये भी एक होम्योपैथी प्लस हर्ब है जो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बहुत जल्दी से बता देती हूँ कि हड्डियों में जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है फॉर एनी XYZ रीज़न, जब हम लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं, तो ये ग्लास के थ्रू इलाज होता है। इसमें हम फायर लगाते हैं, और जिस्म के कोई भी पार्ट, जैसे अगर घुटनों में है दर्द, या बैक में है, सर्वाइकल इशू है, या फ्रोज़न शोल्डर है, तो इसके 30 मिनट्स के अंदर आपका पेन एलिवेट होता है, यानी पेन ख़त्म होता है। और दूसरी चीज़, ये कप्स हैं, बट कप्स हम यूजुअली हिजामा साइड पे देखते हैं, बट ये हिजामा साइड पे नहीं है, ये एक्चुअली स्क्रू अप है। अच्छा, तो ये बॉडी पे रख के हम स्क्रू आउट करते हैं, जिससे आप पूरी बॉडी को डिटॉक्स पे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त जो है अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। हमें बड़ी मुफीद मालूमात मिली हैं, और अपने मेहमानों की बातों में जो सबसे अहम चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि नेचर से हमारा राब्ता टूट चुका है। कभी वाकई वक्त निकाल के अपने लिए दरख्त के पास बैठिए, दरख्त के नीचे बैठिए, पानी के पास बैठिए, और कभी जब चौदहवीं के चांद के पास सिर्फ आप ऐसे उसके पास के जाना, आपने दूर से ऐसे देखना उसे, और अच्छा फील करेंगे। बहुत सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, डिप्रेशन खत्म होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।